Vande Mataram to all of you and my dear students too. Welcome to my channel English Study with Aran. बच्चों, आपको पता है कि मैं इस समय जो हमारा लेक्चर होता है वो एक चार्ट के रूप में होता है। तो दो चार्ट हम आपके सामने ला चुके हैं, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट के और पास्ट टेंस के चारों पार्ट के। अब जो आपके सामने मैं लेके आई हूँ वो है आपका फ्यूचर टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के, फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के चार्ट मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसका मैं एक्सप्लेन भी करूंगी और समझेंगे आप। और वीडियो आप लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि हम कई वीडियोज में बता चुके हैं कि इसके जो चार पार्ट है सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो लगातार देखेंगे, यानी कि लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा जरूर और समझते रहिएगा। और मैं कई बार कह चुकी हूँ कि जहाँ पर ना समझ में आए आप बाय कमेंट्स पूछ भी सकते हैं। तो हम चलते हैं आपको बताने, ये कौन सा है हमारा चल रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ ऑल टेंसेस, यानी ऑल टेंस का मतलब हो रहा है जो टेंस चलते होते उसके सभी पार्ट के। कौन सा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो चल रहे हैं अभी हम फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर टेंस में चल रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस यानी जो भविष्य में होने वाला होता है, जो कार्य भविष्य में भी, प्रेजेंट में, वर्तमान में हुआ, पास्ट में जो बीता हुआ था, अब ऐसा कार्य जो भविष्य में होगा। जैसे आप सपना देखे होंगे मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से तो फ्यूचर में होगा। तो जो कार्य फ्यूचर में होने वाला होगा वो फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन बताया जा रहा है। तो चलते हैं, इसके भी चार पार्ट होते हैं। पहला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले चार्ट के अकॉर्डिंग ही है, उसी के जैसे है, उसी के समान है, समझते बस रहना है आपको। और कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, सिर्फ दिमाग में बैठाने का ही अंतर होता है। ये ट्रिक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही इजी वे पे आपके ही लिए मैं सरल से सरल ढूंढने का प्रयास करती हूँ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मीन्स अनिश्चित समय को बताने वाला, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित समय को बताने वाला। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वो सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे लगा होता है। वह खाना खाएगा, वह बाजार जाएगा, है ना, मैं कार खरीदूंगा, स्कूल में पढ़ूंगा, लेटूंगा, सोऊंगा, हंसूंगा, गा गी गे, ऐसा सेंस आता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये तो हो गई हिंदी सेंटेंस की पहचान। इसका स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का, बहुत ही सिंपल है। आई वी के साथ में शैल और सभी के साथ में विल का यूज किया जाता है। एक चीज आप और ध्यान देंगे, ये शैल और विल जो है आपको मॉडल के रूप में भी काम करता है। जब मॉडल बताएंगे उसके रूप में भी ये यूज किया जाएगा, तब यह चेंज हो जाता है, तब यहाँ इसका सेंस चेंज हो जाता है। फिर उसमें बहुत सारे रूल होते हैं, वो रूल बताया जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं टेंस में। यहाँ यह शैल और विल एक्सिलरी वर्ब्स का काम कर रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए इसका सीधा सा फंडा है आई और बी के साथ में शैल और अदर के साथ में विल का यूज। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले स्ट्रक्चर चलते हैं, सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे एक हिंदी सेंटेंस, गाय घास चरेगी, गाय घास चरेगी, काउ विल ग्रेस ग्रास, काउ विल ग्रेस ग्रास। नेक्स्ट है हम कार चलाएंगे, हम कार चलाएंगे, तो वी शैल ड्राइव कार, वी शैल ड्राइव कार। ये बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छी तरह से उसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी कि कार्य निरंतरता के साथ होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस नाम ही इसका है। सभी आप प्रेजेंट में भी पढ़े हैं और पास्ट में भी पढ़े, फ्यूचर का चल रहे हैं। तो इसमें इसकी पहचान हिंदी वाक्य में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा करते रहे होंगे, है ना, अपन ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस
जो आते हैं वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही है कि आई और बी के साथ में इसमें सहायक क्रिया हमारी शैल बी और विल बी यूज की जाती है। शैल बी और विल बी यूज की जाती है। तो आप सबसे पहले चलेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट, फिर विल और शैल प्लस बी हमने कर दिया वहां पे, यानी विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमने बताया आपको जब वर्ब पढ़ाई हूँ। तो इसके 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, वो बताई हूँ। तो इसका आईएनजी फॉर्म मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एक सेंटेंस देख लेते हैं। वह कपड़े धो रहा होगा, वह कपड़े धो रहा होगा, ऐसे अनुमानता अपन बोलते ऐसा कर रहा होगा। तो ये किस टेंस में जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ही विल बी वॉशिंग क्लॉथ, ही विल बी वॉशिंग क्लॉथ, यहाँ पे विल बी का यूज किया गया है। हम पहले ही बता दिए हैं टेंस सिर्फ उसके एक्सिलरी वर्ब से टेंस की पहचान की जाती है कि उसमें यदि इज आर एम लगा है तो वो प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉज वर लगा है तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और विल बी शैल बी लगा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब का यूज ही टेंस की पहचान को बतलाता है कि किस टेंस का है। नेक्स्ट, मैं पत्र लिख रही होंगी, मैं पत्र लिख रही होंगी। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे शैल का भी यूज और विल का भी यूज, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ये आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान या होगा, ई होगी, ए होंगे, अथवा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ये तो इसमें भी आपको हम बताएंगे सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग लगना है आपका शैल हैव और विल हैव, विल है। शैल हैव और विल हैव का यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है, यानी कि फ्यूचर में होने वाला कार्य समाप्त हो चुका हो ऐसा सेंस आए वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे अब इसमें चलेंगे, इसमें क्या क्या यूज किया है स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, विल हैव और शैल हैव का यूज। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, ऑब्लिक इसलिए कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का यूज किया जाना है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। राधा कविता लिखी होगी, राधा कविता लिखी होगी ऐसा कहते हैं। तो राधा विल हैव रिटन पोएम, राधा विल हैव रिटन अ पोएम। यदि कोई कवि अपने से कविता को लिखता है, स्वयं से लिखता है, यानी कि स्वरचित पोयम होती है, अपने से लिखी होती है, तो वहाँ पे डिस्क्राइब की जाती है, वहाँ पे डिस्क्राइब का हुआ। और यदि किसी का चीज हम उतार रहे होते हैं, लिखने का यहाँ पे सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रिटन आया है, यहाँ पे रिटन आया है। यदि यहाँ पे कवि निराला जी का नाम आ जाता तो वहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देते, वहाँ पे डिस्क्राइब कर देते, या व्यक्तिगत कोई भी लिख रहा हो उनके नाम पे आता तो वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता। तो ये सेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो आपको जाना है राधा कविता लिखी होगी तो राधा विल हैव रिटन पोएम। ठीक, नेक्स्ट है तुम ताजमहल देख चुके होगे। बच्चे आपस में बात करते हैं, है ना, तो यानी कि वो पीछे रह गया, वह देख चुका होगा, तो ऐसा सेंस आ रहा है ना कि तुम ताजमहल देख चुके होगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यू विल हैव सीन द ताजमहल, यू विल हैव सीन द ताजमहल। तो आशा करती हूँ कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं आगे, एक कदम आगे, और टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस का लास्ट पड़ाव है आपके सामने। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वही चीज कि समय के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा सेंटेंस लगा होता है। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज किया जाना होता है। तो इसमें भी आपका
थोड़ा सा इसकी ऑक्सिलरी वर्ब जो है तो बड़ी है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज की जाती है। तो वही सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर वही निश्चित समय के लिए, सिंस अनिश्चित के लिए फॉर, और लास्ट में टाइम यूज किया जाता है। अब एक सेंटेंस देख लेंगे। मेरा दोस्त 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। मेरा दोस्त 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। जब पेपर चलता होता है तो बच्चों के अंदर एक कंपटीशन का भाव आता है, एक कंपटीशन का भाव आता है कि अरे मैं तो खेल रहा हूँ, मेरा दोस्त पढ़ता होगा, मेरा दोस्त पढ़ता होगा, पढ़ रहा होगा, तो वो भाव से वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा दोस्त खेल रहा होगा तो खेलने चल देते हैं। ऐसा ये जो ऐसे सिंस आते हैं ये हो जाते हैं कितने 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, क्योंकि इसमें टाइम आया है। और सेंस क्या कह रहा होगा, नहीं होगा लास्ट में हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो माई फ्रेंड विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से और सारे सेंटेंसेस भी हम ले लेंगे और घर में प्रयास करते रहेंगे, ट्रांसलेशन करने का प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और जो भी आपको न बने, मैं कई बार कहती हूँ कि आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, पर पूछेंगे कब, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो जब पूरा देखेंगे, जहां पर नहीं समझ में आएगा तो वहां से आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। और ये जो भी लेक्चर दिए जाते हैं, जो वीडियोस बनाए जाते हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप पढ़ें, समझें और समझने का प्रयास करें और आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको कोई भी कंपटीशन में डर ना लगे, किसी भी रूप में आपको डर का सामना ना करना पड़े। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।